है और स्थानांतरण होते भी हैं और लेकिन मेरा से जो स्थानांतरण हुआ है वो शॉर्ट टेन्योर में हुआ है और बहुत सारे फैक्टर्स थे। उस बात को लेकर हमने न्यायालय में भी उसको चुनौती दी थी। दुर्भाग्य ये है कि न्यायालय ने भी उसको सही ठहराया है। हम न्यायालय के उस आदेश का पालन करते हैं और उसकी हम पूरी तरह से उसका हम सम्मान करते हैं और उसके बावजूद हम जो है बिल्कुल जाने को तैयार है। हम चंबा के चांजू जाएंगे और कल मैं वहाँ पे ज्वाइन भी करूँगा। और लेकिन ये बात मैं जाने से पहले सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ और सरकार के वो जो नुमाइंदे हैं और सरकार का जो तंत्र है जिस तरह से काम कर रहा है उन तक ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप कर्मचारियों के मुद्दों को दबाना चाह रहे हैं और आपने कर्मचारी नेताओं का जिस तरह से शोषण किया है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ना इससे पहले इस तरह से कभी हुआ है, ना आगे आने वाले समय में ऐसा शायद होगा। अगर सरकार और विभाग ये सोच रहा है कि हम कर्मचारियों को के लीडर्स को, उनके नुमाइंदों को प्रताड़ित करके कर्मचारियों की आवाज़ को दबा देंगे या उनकी बातों को अनसुनी कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। 3 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि कोई भी कर्मचारी नेता अब जो है संगठनों में 5 साल से ज़्यादा नहीं पद पे रह पाएगा या दूसरे टेन्योर से ज़्यादा वो जो है पद पे लिए उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और साथ में ये भी कहा कि आपको जो है वो डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है। लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास जो है विभाग के द्वारा और इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या इस तरह के आदेश और निर्देश और इस तरह के रूल रेगुलेशन सरकार ने अपने लिए बनाए? क्या मुख्यमंत्री का टेन्योर सिर्फ 5 साल का होगा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का नहीं होगा? क्या जो एमएलए कैंडिडेट होते हैं, एमएलए चुनाव लड़ते हैं, क्या वो दूसरे टेन्योर के लिए उसको एनओसी नहीं मिलेगा? क्या वो एमएलए तीसरी बार वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? क्या एमएलए को मैक्सिमम 1 या 2 टेन्योर मिलते हैं? अगर एक एमएलए 6 बार 7 बार एमएलए बन सकता है, मुख्यमंत्री 5 बार बन सकता है, तो कर्मचारी नेता 5 बार क्यों नहीं बन सकता? अगर डेमोक्रेटिक तरीके से कर्मचारियों का विश्वास उस पर है, कर्मचारियों की लड़ाई कोई कर्मचारी लड़ रहा है, तो कर्मचारी लोग उसको चुनेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है? तो कर्मचारियों के यूनियंस के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, अपना संविधान होता है, वो संविधान के अनुसार वो गवर्न करती है बॉडियाँ। तो मुझे लगता है कि सरकारों का भी अपना सिस्टम होता है, पार्टीज का अपना संविधान होता है। तो सरकारों को इन चीज़ों में हस्तक्षेप करने से पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए। आपने देखा होगा एक बार मैं कहूँ तो गांधी जी से के पास कोई लेडी आई कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है तो आप इसको बताओ कि गुड़ ना खाए। तो उन्होंने बोला कि कल गुरु मेरे पास आना, आज नहीं, मैं बताऊँगा इसका कारण क्या और इसको कैसे छुड़ाना है। तो दूसरे दिन आए, उन्होंने बोला बेटा गुड़ नहीं खाना, गुड़ के ये नुकसान होते हैं। तो उस लेडी ने कहा कि ये बात तो आप कल ही बोल सकते थे। कहते कल तक मैं खुद गुड़ खाता था, अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, इसलिए मैं इसको खुद शिक्षा दे रहा हूँ। तो शिक्षा उसको दी जाती है कि पहले खुद उस पर अमल करे। कितने कर्मचारियों का तबादला किया है सर? बहुत बड़ी एनोमली है। हिमाचल प्रदेश का बच्चा हर कर्मचारी इस बात को समझ रहा है कि छठा वेतन आयोग में हिमाचल का कर्मचारी पंजाब से कितने हज़ार रुपये बेसिक में पीछे गया, एक साथ लगे हुए आदमी। और गया तो क्यों गया? जबकि हम पंजाब को शत उसी रूप में जो है छठे वेतन आयोग के रूप में उसको फॉलो करते हैं, बेसिक के रूप में। उस बेसिक में अगर 5,000 या 10,000 तक की बेसिक का अंतर है तो सरकार की नाकामी और बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा छल हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों से किया। वो हमने कैलकुलेट करके कर्मचारियों को बताया। तबादला आपका अकेले हुए है? जो कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी महासंघ था उसमें हमारे लगभग 15 लोगों के तबादले हुए हैं। और उसमें हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, आपको पता है, वो चंबा ज्वाइन कर चुके हैं, HRTC से हैं। और उसमें हमारे जो एक एडवाइज़र थे, चीफ एडवाइज़र, वो प्रिंसिपल कैडर के स्कूल से है, अरुण गुरिया जी, वो उधर जुब्बल के कोने में बिल्कुल उसके साथ। कर्मचारियों के जाने से पहले यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि किसी की परिस्थितियों को आप जितना मर्जी उसको आप उसके साथ खिलवाड़ कर दे, उसको कितना ही उसको उसमें दबाने का प्रयास करे, तो मुझे लगता है कि परिस्थितियों से ऊपर उठ के जो लड़ाई लड़े वही एक सच्चा सिपाही होता है यूनियन के लिए। मेरी परिस्थितियाँ आप सबको पता है, जैसा मैंने कहा, अभी भी 4 दिन से मेरे फादर IGMC में एडमिट है। मैं फिर भी आज रात को चंबा जाके, चांजू जाके ज्वाइन करूँगा और लगातार कर्मचारियों की आवाज़ बनूंगा। ठीक है, दुख सुख दोनों चीज़ें चली रहती है, पर लेकिन अगर हमने कर्मचारियों के मुद्दों को लड़ने का, उस आवाज़ को बुलंद करने का एक बेड़ा उठाया तो हम तब तक लड़ेंगे जब तक कर्मचारियों को मुद्दे नहीं मिलेंगे। कुछ लोग जो चाटुकार लोग हैं वो बार बार ये सोच रहे थे कि 5 महीने हो गए, शायद कर्मचारियों के मुद्दे दब जाएंगे, ये जो लोग बोलने वाले इनको हमने स्थानांतरित कर दिया, इनको प्रताड़ित कर दिया, ये डर जाएंगे, हमारे पास आएंगे, भीख मांगेंगे, ट्रांसफ़र के लिए गिड़गिड़ाएंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप भूल जाइए, कर्मचारियों को उनके हक मिलेंगे और हम दिला के रहेंगे, ये डेफिनेट है। कर्मचारियों को 4/9/14 भी दिलाएंगे, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी दिलाएंगे, कर्मचारियों को राइट
कैडर भी हटाएंगे, कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतन भी दिलाएंगे, कर्मचारियों को हम अलाउंसेस भी दिलाएंगे, कर्मचारियोयों को जो क्या कहते हैं उनके जो एरियर्स मिलने हैं उनकी अदायगी भी सरकार को करनी पड़ेगी और समय रहती करनी पड़ेगी, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा फिर दोबारा से जो एक बहुत बड़ा एक जो जन अभियान है वो शुरू करेंगे और घर घर तक मास तक हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएंगे कि सरकार किस तरह से जो बदले की भावना से काम कर रही है। धन्यवाद।